हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राधिका अग्रवाल आपको 11th क्लास के नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट में आपको वेलकम करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन। व्हाट यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव? जो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की तरफ से जो इंडियन फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया गया है वो 3 पार्ट्स में है। दैट इज फर्स्टली रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्टली हम रिजर्व फॉरेस्ट की बात करते हैं। व्हाट आर रिजर्व फॉरेस्ट? सबसे पहले मैं बताती हूँ एरिया कितने एरिया में फैला हुआ है। 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रिजर्व फॉरेस्ट है। यहाँ पे कुछ चीजें मना है, प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड कौन कौन सी होगी? कटिंग ऑफ द वुड एज वेल एज ग्रेजिंग ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए मना किया जाता है इन रिजर्व फॉरेस्ट में। क्यों? इनका सिग्निफिकेंस क्या है? इन रिजर्व फॉरेस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है? एक तो प्रिवेंटिंग फ्लड्स के लिए और प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन एंड ऑल्सो डेजर्टिफिकेशन को बढ़ने से रोकने के लिए ये रिजर्व फॉरेस्ट पे रोक लगाई जाती है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या हो गया? उन लोगों को लाइसेंस दिया जाता, उन लोगों को इन एरियाज में घुसने की अंदर इजाजत होती है। दोज हु हैव द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एंटर द फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया कितना हो गया? 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है। वहीं पे जो लोगों को इजाजत लाइसेंस मिलता है वही लोग इस जगह को काट सकते हैं, वुड लकड़ी काट सकते हैं एज वेल एज ग्रेज द एनिमल्स। नाउ वी टॉक अबाउट द अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, जो कि हमारा थर्ड हो गया। नो प्रोहिबिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, कोई भी प्रोहिबिशन ले लगा है पर कटिंग ऑफ वुड्स पे और ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स पे। ओनली दोज पीपल कैन एंटर जो टैक्स देते। मैं साइड हो जाती हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। फॉरेस्ट आर नॉर्मली, इसमें क्या होता है? फॉरेस्ट आर नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया जाता है? जिससे कि लोग इस पे वुड कटिंग कर सके। ठीक है। फॉरेस्ट एरिया केवल 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तो रिजर्व में हो गया, अनरिजर्व कैटेगरी में 3 लाख हो गया और अनक्लासिफाइड में 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। एक नया क्लासिफिकेशन और दिया गया है जिसमें 3 तरह के बेसिस पे डिवाइड किया है हमारे फॉरेस्ट को। स्टेट फॉरेस्ट, कम्युनिटी फॉरेस्ट और इंडिविजुअल फॉरेस्ट। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द स्टेट फॉरेस्ट। इस कैटेगरी में 95% ऑफ द फॉरेस्ट आते हैं। इसमें गवर्नमेंट की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गवर्नमेंट किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? कंट्रोल करने के लिए, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट और सिक्योरिटी को इन फॉरेस्ट की रख रखाव बचाव के लिए गवर्नमेंट इज टोटली रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन हो रहा है, डे बाय डे कम हो रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करके इन फॉरेस्ट को कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट वी कम टू द कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी फॉरेस्ट। इसमें गवर्नमेंट ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया और जिला परिषद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस, डेवलपमेंट एज वेल एज द सिक्योरिटी ऑफ द फॉरेस्ट। ओनली 3%, यहाँ पे 95% था, ओनली 3% कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट। मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। The third category is the individual forest, in which individual ownership is given great importance. क्यों दी जाती है? So that for the forest expansion के लिए individual ownership is given great importance. Only 2% account करता है individual forest. Now we talk about the forest resources. Forest resources, why are they important? Forest resources मेजर प्लेस करता है, मेजर दे ऑक्यूपाई द मेजर प्लेस किसमें? इन द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। वाई? इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहा है किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है भारत की,
उसमें ये नेचुरल फॉरेस्ट रिसोर्सेस एक बहुत जरूरी मेजर रोल प्लेस करता है, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज में एंड अल्टीमेटली वो क्या किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में फॉरेस्ट रिसोर्सेज की अहम भूमिका है। फॉरेस्ट एरिया कितना हो गया, 22.0%। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू 2015 के सेंसस के अकॉर्डिंग के अनुसार फॉरेस्ट एरिया हो गया 22.02%। अगर हम टोटल सरफेस एरिया पूरा धरातल के, भारत की धरातल की एरिया ले तो फॉरेस्ट एरिया हो गया 22.02%। अगर इंक्रीज कितना हुआ है, गवर्नमेंट पॉलिसी बताती है कि इंक्रीज हुआ है, बढ़ गया कितना, 33% पे। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स फ्रॉम फॉरेस्ट से क्या फायदे हैं। पहली बात, फर्स्ट डायरेक्ट फायदा क्या होगा, वुड्स आर ऑब्टेन। कैसे वुड्स, किससे, मेकिंग इक्विपमेंट फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, एग्रीकल्चर के खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए वुड की जरूरत होती है। फर्नीचर हो गया, और कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, जो बिल्डिंग मटेरियल में जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है उसके लिए वुड इज ऑब्टेन। दूसरा हो गया फॉडर फॉर एनिमल्स, चारा फॉर ये आपके जानवरों, पशु के लिए जानवर हो जाता है, ठीक है। फ्यूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, रॉ मटेरियल्स इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, कच्चा माल भी मिल जाता है हमको, ईंधन भी मिल जाता है फॉरेस्ट से। कच्चा माल क्या हो गया, क्या पेपर के लिए मिल जाएगा, मैच स्टिक, माचिस की तिल्ली, पेंट बन जाएगा, रबर, स्पोर्ट्स गुड्स, खेलने का सामान भी बन जाता है, किससे, रॉ मटेरियल होता है इन इंडस्ट्रीज के लिए। पीपल ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट लोगों को रोजगार मिलता है, किससे, डायरेक्टली मिलता है और कुछ इनडायरेक्ट फॉर्म में। बहुत सारे लोग एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज, मेनी पीपल आर एंगेज्ड इन वेरियस जॉब। कौन कौन से जॉब्स हैं जिसमें वो एंगेज हो रहे हैं, एक तो कटिंग वुड, स्लाइसिंग वुड, लोडिंग व्हीकल्स, मेकिंग बोर्ड्स, रोप एंड कलेक्शन ऑफ गम्स, बहुत सारे हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, बहुत सारे लोगों का, सेवरल लोगों का कौन से डेली रूटीन में काम उनको मिल जाता है, जैसे लकड़ी को काटना हो गया, उसको चीरना हो गया, लोडिंग व्हीकल्स, जो व्हीकल्स पे लोड करते हैं, नाव बनाना, रोप, रस्सी बनाना, और गम्स जो गोंद को इकट्ठा करते हैं, और बहुत सारी चीजें। वुड जो है वो क्या कहते हैं, कहां से ऑब्टेन होता है, वुड कोल। वुड कोल क्या हो गया, कोयला, लकड़ी का कोयला कहां से ऑब्टेन होगा, फॉरेस्ट से हमें मिलेगा। वो भी क्या है, किसके लिए, ये क्या कहते हैं, एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो जैसे हम ईंधन को जलाते हैं तो उससे क्या मिलता है, हमको एनर्जी मिलती है। रूट्स ऑफ हर्ब्स हम कहां से, फॉरेस्ट से ही तो कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेडिसिन के लिए, जो दवाइयों के काम में आता है, रूट्स एंड हर्ब्स। सिल्क की हम बात करें, सिल्क भी हम फॉरेस्ट से मिलती है। फॉरेस्ट से कैसे मिलती है, क्योंकि हम जो सिल्क वर्म्स उत्पन्न करते हैं किस पे, मलबरी ट्रीज पे, वो भी तो फॉरेस्ट में ही मिलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट अर्न्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, जितने भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट से रेवेन्यू मिलता है, इनकम होती है। तो मैं साइड हो जाती हूँ, अब स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ वी टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, मतलब सीधे बेनिफिट नहीं है, इनडायरेक्टली किस तरह से फॉरेस्ट किस तरह से इफेक्ट करते हैं, वो हो गया सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। मॉइस्चर ऑफ द क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते क्लाउड्स की, जिसकी वजह से क्या होती है, रेनफॉल होती है, बारिश होती है। फॉरेस्ट क्या करते हैं, इंटेंसिटी कम कर देते हैं। इंटेंसिटी मतलब कि वहां पे जो बाढ़ है, फ्लड्स है, स्टॉर्म्स है, आंधी तूफान है, हरिकेन्स, इनका को की कम कर देती है, आने की रफ्तार कम हो जाती।
फॉरेस्ट क्या करती है, प्रिवेंट करती है लैंड इरोशन, जो मृदा अपरदन होता है उसको रोक देती है, और जो डेजर्ट जो मरुस्थल का विस्तारीकरण हो रहा है या एक्सपेंशन ऑफ द डेजर्ट उसको रोकती है। ठीक है, जो लीव्स है, पत्तियां हैं पेड़ों की, वो झड़ती हैं जब, तो वो ह्यूमस और माइक्रोब्स सॉइल में ऐड कर देती है, मतलब जो गल सड़ जाती हैं ये पत्तियां, क्या होती है जब मिट्टी मृदा पे गिरती हैं तो ये गल सड़ जाती है, तो उससे ह्यूमस और माइक्रोब सॉइल में मिल जाता, वो क्या करता है, फर्टिलिटी की, सॉइल की उर्वरक शक्ति को बढ़ा देता है। हम बात करते हैं रेन वाटर, जो बारिश का पानी है वो क्या कहते हैं नीचे जमीन में जाता है, तो उससे वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। फॉरेस्ट एक प्रोटेक्टिव रीजन के लिए है, क्या एनिमल, जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनके लिए एक सुरक्षित स्थान प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट एक सिंबल ऑफ ब्यूटी भी है, हम जिसको देखने के लिए जाते हैं, सफारीज का राइड करने के लिए जाते हैं, और इनफैक्ट फॉरेस्ट क्या करेगा, कंट्रोल एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को कंट्रोल कर देता है, नॉइज पोल्यूशन को कम करता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा हो जाता है उसको कम कर देता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर ले हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस में। फॉरेस्ट प्रोड्यूस में इंडियन फॉरेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू मतलब अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारतीय जो फॉरेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं फॉरेस्ट से उसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर लिया, एक तो मेजर प्रोड्यूस हो गया, दूसरा हो गया माइनर प्रोड्यूस। मेजर प्रोड्यूस में भी तीन तरह के हो गए, वुड्स फ्रॉम द हिमालय, जो वुड्स हिमालयन रीजन में होते हैं, एक हो गया जो मॉनसून फॉरेस्ट हो गया, और तीसरा हो गया जो ड्राई शुष्क फॉरेस्ट होते हैं उनके बारे में हो गया, और दूसरा हो गया मेजर प्रोड्यूस और दूसरा हो गया माइनर प्रोड्यूस। जो बहुत कम प्रोड्यूस होती है चीज वो है लाख, गम और ग्रासेस। ठीक है, सबसे पहले मैं हिमालयन वुड के बारे में डिस्कस करती हूँ। हिमालयन वुड में कौन कौन सी लकड़ियां पाई जाती है, वो है देवदार के पेड़, पाइन, व्हाइट सनोबर। ठीक है, ये तो हमें पेड़ आपके कहाँ मिलेंगे, हिमालयन रीजन में। मॉनसून फॉरेस्ट में क्या मिलेगा, साल, सागौन और रोजवुड, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। साल, सागौन और रोजवुड ये किसके काम में आते हैं, फर्नीचर के, शिप बिल्डिंग में और रेलवे के स्लीपर्स में भी काम आते हैं। ठीक है, ड्राई फॉरेस्ट में ये अकेसिया या बबूल और खेर, ये दोनों पेड़ पाए जाते हैं। इनकी भी बहुत इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में, भारतीय फॉरेस्ट की अर्थव्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम बात करते हैं मेजर प्रोड्यूस। मेजर प्रोड्यूस में सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालयन रीजन में देवदार पेड़ के बारे में। देवदार पेड़ क्या है, एवरग्रीन है, जिसकी पत्तियां झड़ती नहीं है। शेप ऑफ द लीफ, पत्ती का आकार किस तरह से हो गया, पॉइंटेड हो गया, पॉइंटेड नीडल की तरह सुई के आकार वाली शेप हो गई। ट्रीज कितने पे, ये जो पेड़ है 2500 मीटर की हाइट पे पाए जाते हैं। कौन कौन से इलाके हो गए, कौन कौन से रीजन हो गए जहां पे ये देवदार पेड़ पाए जाएंगे, वो हो गया हिल्स ऑफ कश्मीर, हिमाचल और गढ़वाल रीजन में ये देवदार के पेड़ पाए जाते हैं। लकड़ी कैसी होती है, लकड़ी हो गई हार्ड, ब्राउन, येलोइश ब्राउन, ड्यूरेबल हो गई और प्रेशियस है, कीमती लकड़ी हो गई। तो मैं साइड हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। वुड है वो किसके लिए यूज होता है, वो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज होता है। कंस्ट्रक्शन वर्क मतलब बिल्डिंग, रेलवे, स्लीपर्स और ब्रिजेस के लिए ये लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और इस लकड़ी से एक स्पेशल तरह की सेंट की खुशबू आती है। एसेंशियल ऑयल भी यहीं से निकलता है, और इसके कितने एरिया में फैला है, वो है 5000 स्क्वायर किलोमीटर। अब हम दूसरे पेड़ों के बारे में बात करते हैं, वो है पाइन, फिर से ये एवरग्रीन
एवरग्रीन है जिसमें पतझड़ नहीं होता है। इसमें सुई की जैसे नीडल शेप्ड इसकी पत्तियां हैं। किन हाइट से मिलेगा? हाइट है किस ऊंचाई पे? यानी 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे ये सुई नोकदार पत्तियां पाई जाती हैं। वो भी किस रीजन में? माउंटेनस रीजन ऑफ कश्मीर, उत्तर प्रदेश एंड उत्तरांचल में। ठीक है। पेड़ों की हाइट हो गई, हाइट ऑफ द ट्रीज हो गई 18 to 30 मीटर्स। एरिया हो गया 8000 किलोमीटर स्क्वायर। वुड, यहाँ पे जो लकड़ी है वो लाइट है। लाइट होने की वजह से ये पानी में फ्लोट करती है। किस किस काम में आती है लकड़ी, वो हम बात करते हैं। वुड इज यूज फॉर मेकिंग बॉक्सेस। जो पैकिंग मटेरियल में जो वुड यूज होता है वो यही वाला बोर्ड होता है, बोर्ड्स के लिए होता है। चीप फर्नीचर, सस्ता फर्नीचर बनता है। और टर्पेंटाइन ऑयल भी इसी से निकलता है। मैं साइड हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाइट सनोबर ट्रीज क्या है? ये भी एवरग्रीन ट्रीज है जिसमें पतझड़ नहीं होता है। पॉइंटेड नीडल शेप्स, सुई की तरह से इनकी जो पत्तियां हैं वो सुई की तरफ से। किन हाइट पे ये पत्तियां मिलेंगी आपको? 2000 से 3000 मीटर की हाइट पे मिलेंगी। और किस जगह पे होगी? वेस्टर्न हिमालय में ये जो व्हाइट सनोबर है ये पेड़ मिलते हैं। ट्रीज की हाइट क्या होती है? पेड़ों की हाइट है 50 मीटर्स। वुड इनकी जो लकड़ी है वो व्हाइट है, सॉफ्ट और ड्यूरेबल, टिकाऊ है। ठीक है। ये किस काम में आती है? ये लकड़ी जो सनोबर, व्हाइट सनोबर की लकड़ी है, व्हाइट है तो इसलिए व्हाइट, सॉफ्ट और ड्यूरेबल मतलब मजबूती, ड्यूरेबल है। ये किस काम में आती है लकड़ी? पेपर, पल्प, मैचस्टिक, लाइट बॉक्सेस, पैकिंग और फ्लोर स्लीपर्स बनाने के ये लाइट सनोबर लकड़ी काम में आती है। अब हम बात करते हैं मॉनसून फॉरेस्ट में जो लकड़ी पाई जाती है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे साल। साल क्या है? डेसिडस ट्री है। किस एरिया में फाइंड किया, कहाँ मिलती है? तराई रीजन ऑफ द हिमालय माउंटेन्स। जो निचला इलाका है हिमालय माउंटेन्स का, वहां पर ये साल लकड़ी मिलती है बहुत बड़ी क्वांटिटी में। कहाँ पे हो गई? उत्तरांचल, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उड़ीसा राज्यों में ये साल लकड़ी पाई जाती है। साल का वुड जो है वो ड्यूरेबल है, हार्ड है और ब्राउनिश इन कलर है। किस लिए साल की लकड़ी यूज की जाती है? रेलवे स्लीपर्स, बॉक्सेस, ब्रिजेस और हाउसेस बनाने के काम में साल की लकड़ी ली जाती है। और कितने एरिया में हो गया? 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में साल की लकड़ी पाई जाती है। नाउ वी टॉक अबाउट सागौन। सागौन का एरिया हो गया 60,000 किलोमीटर। ये भी लकड़ी बहुत ड्यूरेबल है। किन किन जगह पे पाई जाती है? रीजन सदर्न राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड केरला। अब हम बात करते हैं ये जो सागौन लकड़ी है ये भी बहुत ड्यूरेबल है। किस लिए काम में आती है? शिप के, रेलवे वैगन्स में और फर्नीचर बनाने के काम में आती है। अब हम बात करते हैं दूसरी लकड़ी है वो है रोजवुड। रोजवुड वो जो है वो भी ब्राउन इन कलर जिस तरह से आपके सागौन है। हार्ड है, सॉलिड है। किस लिए यूज होगी? बिल्डिंग हाउसेस, रेलवे वैगन्स, फर्नीचर में। और जो एरियाज में आपकी रोजवुड मिलता है वो हो गया ड्राई एरियाज ऑफ, सूखा एरियाज ऑफ उत्तरांचल, यूपी, पंजाब, तमिलनाडु एंड वुड फ्रॉम ड्राई फॉरेस्ट में सबसे पहले हम लोग अकेसिया के बारे में बात करते हैं। अकेसिया दैट मीन्स बबूल। बबूल में 20 तरह की वैरायटीज इंडिया में पाई जाती हैं। इसका बार्क इज यूज फॉर कलरिंग लेदर। लेदर को रंगने के काम में आता है। बहुत अच्छे तरह का गम होता है जो उसमें से निकलता है, वो खाने के भी काम में पर्पस से आता है। बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं इसके बार्क से, मतलब बार्क से हो गया, रूट से और गम से बहुत सारी दवाइयां बनती है। अब हम खैर के बात
करते हैं। खैर का पेड़ जो है 3 to 6 मीटर की हाइट पे होता है। इसकी जो लकड़ी है वुड इज वेरी हार्ड, यूज टू मेड किस काम में आता है? पिलर्स बनाने के, हाउसेस के पिलर्स में, ऑयल एक्सट्रैक्टिंग में, प्लाउज में और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर खेती के इक्विपमेंट्स बनाने के काम में आता है। ये किससे बनता है? कैटेचू, एक जो चीज यूज होती है वो पान के पत्तों पे होती है, और कच्छ होती है डाइंग और प्रिंटिंग के काम में आती है। अब हम बात करते हैं माइनर प्रोड्यूस, जो फॉरेस्ट के जो माइनर प्रोड्यूस है उसमें लाख इंडिया में सबसे मोनोपोली है। पूरे वर्ल्ड में इतनी लाख प्रोडक्शन नहीं होती जितनी इंडिया में होती है। इंडिया के एक्सपोर्ट 90% एक्सपोर्ट करती है यूएसए, जर्मनी, रशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और बहुत से सारे देशों में इंडिया एक्सपोर्ट करती है। मैं साइड हो जाती हूँ। नाउ वी टॉक अबाउट द रीजंस फॉर बैकवर्डनेस ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। क्या फॉरेस्ट ट्रेड किस तरह से बैकवर्ड हो रहा है? फॉरेस्ट एरिया इज लेस इन इंडिया, दैट मीन्स पर पर्सन के हिसाब से अगर हम फॉरेस्ट एरिया देखें तो 0.2 हेक्टेयर है ओनली। मेथड ऑफ कटिंग वुड इज ओल्ड, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है। फॉरेस्ट बहुत ग्रेट हाइट पे, तो इसलिए यूटिलाइजेशन ऑफ वुड इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। नाउ वी टॉक अबाउट द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया। फॉरेस्ट डेवलपमेंट 2015 के रिकॉर्ड के अनुसार वी हैव 7 लाख किलोमीटर्स एरिया में फॉरेस्ट है, जबकि सरफेस एरिया हमारा हो गया 22.02%। अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में देखें तो इंडिया का वेरी लेस अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट कवर है। अगर हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 की बात करते हैं तो वहां पे एसेंशियल है कि 33% ज्योग्राफिकल एरिया का 33% शुड बी अंडर फॉरेस्ट एरिया। 60% आपका माउंटेन एरियाज में होना चाहिए और बाकी का आपका डेवलप्ड प्लेन रीजन में होना चाहिए। अंडर 5 ईयर प्लान, जो 5 ईयर प्लान में सरकार निर्धारित करती है, उसमें ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड, किधर ट्रीज प्लांट होंगे? अलोंग द रोड साइड एंड ऑल्सो अलोंग द रेलवे लाइन। किन बातों के लिए प्लांट किए जा रहे हैं? टू कंट्रोल फ्लड को की रोकथाम करने के लिए, डेजर्टेड लैंड्स, ये बंजर भूमि में नहीं हो जाए इसलिए, और बैन लगाया जा रहा है। गवर्नमेंट काय पे बैन लगा रही? कटिंग ऑफ वुड्स में। मैं साइड हो जाती हूँ, अब स्क्रीनशॉट ले लो।